ममता बनर्जी अगर ये सोच रही हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त उनके भतीजे और ये तमाम लोगों को बख्श दिया जाएगा तो चुनाव होते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कितनी भी कोशिश कर लें, इन भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं पाएंगी, नहीं बचा पाएंगी, नहीं बचा पाएंगी। बंगालीज का पैसा है, बंगाल का पैसा है, बंगाल के सोशल वेलफेयर के लिए लगेगा। उनके भतीजे के लिए कोई अकाउंट नहीं खुले हुए कि कॉल के घोटाले में से पैसा उड़ाओ और ले जाओ। अरे भाई नहीं, तो आपने भतीजे की दुखती नब्ज पकड़ी ना, मतलब कुल मिलाकर वहां भी कुछ गड़बड़ी चल रही है। हाँ, तहसीन पूनावाला, ममता बनर्जी ने जो कुछ किया है वो क्या एग्जाम्पल सही सेट किया है? कल को तो किसी के घर पे रेड पड़ेगी, वो पहुंच जाएगा सबूत छीन कर भाग कर। बिल्कुल सही किया है सेट, और करना चाहिए। उल्टा अपने आप को उन्होंने रिस्ट्रेन किया, और करना चाहिए। जब जब भाजपा हारती है ईडी को आगे करती है। आपका एक सवाल था अजीज साहब के साथ कि अखिलेश जी को परेशान नहीं कर रही ईडी। रूबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला था। 2000 इसके पहले वाले चुनाव में की थी रेड। वो गलत इत्तर वाले के घर चला गया था, 300 करोड़ निकला था। वो इत्तर वाला कहा जाता था, वो तो भाजपा के करीबी है, वो गया जेल के अंदर। बैंगलोर के अंदर भी ईडी ने रेड की इनके एक एमएलए के ऊपर, 8 करोड़ कैश निकला, गया जेल के अंदर। अरे मैं विपक्ष में 193 पॉलिटिकल रेड्स की है रूबिका जी। रूबिका जी 193 स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उनकी बात कर रही हूं। रूबिका जी 193 पॉलिटिकल रेड्स की ईडी ने, उसमें से 98% विपक्ष के ऊपर किए। और आपका सवाल था कोर्ट, शिवम ने भी कहा कोर्ट। छगन भुजबल साहब का मामला गया कोर्ट के अंदर, जब आगे भाजपा के अलायंस के अंदर उनकी फाइल घूम गई ईडी द्वारा। इसलिए ईडी का नया नाम मैंने रखा है बीडी, बजरंग दल। ये भाजपा का एक अंग हो गया है ईडी, और ये अफसरों को सोचना चाहिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग को उनको पकड़ना है। भाजपा के लिए लॉन्ड्री सर्विस का काम नहीं करना है। ये सारे आईपीएस आईआरएस अफसर को आपके शो के माध्यम से मैं कह रहा हूं, वक्त बदलेगा। आपकी वफादारी लाल किताब और नीले किताब के साथ होनी चाहिए। आपकी वफादारी किसी दो व्यक्तियों के साथ नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन तहसीन पूनावाला, आपका जो रिश्तेदार खानदान है उस पर तो केस 2013 में हुआ था, उन्हीं की सरकार थी और कोर्ट ने ऑर्डर किया था। तो कोर्ट को क्यों नहीं मानते हो भाई? नहीं, गांधी खानदान पर 2013 में केस हुआ। और छोड़ दीजिए इस बात को, यूपीए 1 यूपीए 2 में भारतीय जनता पार्टी ने 47 पीआईएल फाइल करी, उसमें से 32 केसेस हुए कोरोना पीआईएल फाइल। मैं तो कहता हूं भारतीय शिवम त्यागी भ्रष्टाचारी है, मान लीजिए। तहसीन पूनावाला पीआईएल क्यों नहीं करते? करो पीआईएल। अरे जब चोर खुद हो तो पकड़े भी खुद ही जाओगे भाई, कोई और थोड़ी ना पकड़ा जाएगा। गजब बात है, मतलब चोर बोलते हैं भाई, हम चुनाव हार नहीं रहे। रूबिका जी सरकार है हमारी भाई, शिवम भाई हार नहीं रहे। जवाब सुन लो ना, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे आप केसेस? एक सेकंड। आप ईडी जिसको बीडी बुला रहे हैं, बजरंग दल बुला रहे हैं, कीजिए ना केस, कौन रोक रहा है आपको? मैं उसमें भी आता हूँ। एक डेटा ये बताता है कि ईडी के ने पॉलिटिकल 2014 का 193 केसेस के 98 विपक्ष के ऊपर, और हमारे समय में 26 पॉलिटिकल केसेस थे, 50-50 यूपी और एनडीए के ऊपर। इसलिए बताता कि ईडी को पॉलिटिकल करने वाले आप लोग हैं। और ये पॉलिटिकल लड़ाई कोर्ट में, जब तक कोर्ट में लड़ेगी तब तक आप फाइल में सारे नाम निकालोगे, कौन कहां से लड़ रहा है, उसका जेरोक्स निकालते आप दिल्ली भेज दोगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने फाइल लेकर गए और सही किया, और ज्यादा कठोरता से उनको पेश आना चाहिए था। ये तो बहुत नरमी से वो पेश आए, ये तो बहुत नरमी से पेश लेकर उसको मीडिया के सामने क्यों नहीं दिखा दिया? न्यूज़ 18 के कैमरास वहीं थे, दिखा देते ताकि वो आप लोग देख लो, ताकि आप लोग देखो किसका नाम है। एक्सपोज कर दे, क्यों नहीं किया? मॉडल करना चाहिए। अरे वो फाइल वहीं पर थी तहसीन भाई, वो तो फाइल वहीं पर थी, कैमरा भी थे, वही खोलकर दिखा देती कि ये देखिए, ये मेरी पार्टी की प्रोसीडिंग्स की पिक्चर्स हैं, इनको आगे रख दीजिए। बीजेपी इसको पाना चाहती है, गजब बात हो गई। फाइल लेकर देख लीजिए किसका नाम है। तो बंगाल ने इसलिए चुना था क्या फाइल लेकर भागो? आप देख लेंगे किसका नाम है। बंगाल ने इसलिए चुना था कि फाइल लेकर भागोगे। अरे इस देश में एक जमाने में गुजरात में रेड हुई थी मुख्यमंत्री रहते हुए, कोई फाइल लेकर भागे थे क्या? एक करके झारखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए फाइल लेकर भागे थे, दिल्ली में हुई थी। शिवम त्यागी, तहसीन पूनावाला, दोनों को रोक रही हूँ, दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। मैं आपसे सीधे तौर पर एक ही सवाल पूछ रही हूँ, और सवाल क्या है? सवाल यह है कि मान लीजिए ईडी का बेजा इस्तेमाल, प्रेशर डाल करके चिट निकाल दी, भाई आज हमारा विपक्ष का नेता ये वाला है, इसके यहाँ पर रेड डालनी है। मैं पूछ रही हूँ शुभ्रास्ता जी, वो रेड पड़ कैसे जाती है भाई? कोई तो किसी तरह का कोई तो टिप ऑफ होगी, कोई सबूत होगा, कोई ठोस उनके पास कोई ऐसी जानकारी होगी, वरना ऐसे कहीं भी किसी के भी घर जाके कुछ भी किया जा सकता है। जी रूबिका जी, मैं इस पूरे प्रकरण को लोकतांत्रिक ऑडिट की तरह देखती हूँ। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं होता है, वह सत्ता पर निगरानी रखने की व्यवस्था भी है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार चला रही है वेस्ट बंगाल में, वहां पर कोई किसी भी मुद्दे को लेकर के कुछ भी सवाल पूछता हो, सीधे चली आती है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र पर हमला हो रहा है।
अब पूछने वाली बात तो यह है ना कि कोई भी निजी संस्था के पास चुनावी रणनीति, मतदाता डेटा, बड़े वित्तीय प्रवाह के साथ अगर केंद्रित हो जाता है ये सब कुछ, तो ये समस्या है। मैं नहीं कह रही हूं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर ये है तो वो सिर्फ एक कंपनी नहीं रहती, वो लोकतांत्रिक शक्ति का केंद्र बन जाती है। और फिर एक लोकतंत्र में ऐसी संस्थाओं पे जांच हो, ये दमनकारी तो है नहीं, ये सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में ही देख रही हूँ। देखिए, मैं खुद मैं स्टेक होल्डर हूँ इस पूरी बहस। एब्सोल्युटली शुभ्रास्ता, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि मैं कह रही हूँ आप खुद भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनाती आई हैं अलग अलग पार्टियों के लिए, लेकिन मुझे बताइए क्या ये संभव है जो कल हुआ है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने वाली, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा इस तरीके की एडवाइस और सजेशन देने वाली किसी कंपनी पर रेड हो और अचानक वहाँ प्रदेश की मुख्यमंत्री पहुँच जाए और वहाँ से सामान इकट्ठा करके वहाँ से निकल जाए, ये कहते हुए कि हमारा सामान चोरी हो रहा है? ये कितना जायज़ है? बहुत कूल लगता है बोलने में कि हम आइडियोलॉजिकली एग्नोस्टिक तरीके से हम राजनीति में काम करेंगे। भारत में ऐसा संभव नहीं है। न तो हम अभी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के राजनीतिक परिवेश में जी रहे हैं, यहाँ के अपने संदर्भ हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको डेटा के साथ ट्रस्ट कर रही है, आप बिना आइडियोलॉजिकल फिडेलिटी के साथ अगर आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन खैर, मैं इस डिबेट को उतना बड़ा नहीं करूँगी। सिंपल सी बात है, अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के डेटा चुराने की बात अगर ममता बनर्जी कर रही है, जायज़ है। लेकिन अगर सरकार से रिलेटेड किसी भी डेटा की बात है, वो किसी प्राइवेट संस्था के पास अगर है, तो सवाल उठाए ही नहीं जाने चाहिए। इस पे तो बहुत लंबी चौड़ी जांच बैठनी चाहिए। क्यों किसी के पास डेटा हो सरकार का? और अगर सरकार का डेटा हो तो फिर आप और हम क्यों नहीं पूछने को, ये हमारे पास ये राइट्स क्यों नहीं हो, पावर क्यों नहीं हो पूछने के लिए कि क्यों है डेटा? भाई, मैं फिर से कह रही हूँ, बिकॉज मैं स्टेक होल्डर हूँ, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि ये इस पूरे रेड को विपक्ष बनाम सरकार की तरह नहीं देखना चाहिए, लोकतांत्रिक ऑडिट की दृष्टि से देखना चाहिए। एक चीज और हमें समझना होगा कि चुनावों में जो हम लोगों की डेटा है, जिसके बारे में ममता बनर्जी एकदम बहुत अग्रेसिवली आकर के कह रही है, हमारे लोगों के डेटा की बात है, भाई वो वोटर्स हैं, वोटर्स का डेटा। हाँ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही महीन रेखा होती है एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म की और लोकतांत्रिक बहसों की। आप इसको इतना ग्रे मत कर दीजिए कि फिर हम जैसे लोगों पे सवाल उठना शुरू हो जाए। राजनीतिक परामर्श एक्चुअली एक बिजनेस मॉडल है। तहसीन पुरा वाला, ओके, जो शुभ्रास्ता कह रही हैं, मतलब ये वो कह रही हैं कि इसको पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? ये प्रोसीजर है, वो अपनाया जा रहा है, और उसके अंदर इस तरीके से आकर ये बताना कि नहीं हम मसल फ्लेक्स करेंगे, हम तो सही कर रहे हैं, आकर दिखाए, तो फिर आप लोकतंत्र के बारे में किसी तरह का कोई ज्ञान दीजिए मत। फिर ईडी लोकतंत्र का प्रोसेस फॉलो कर रही। 2020 के केस में 2025 में कोलकाता में रेड कर रही, झारखंड वाले केस के अंदर अचानक से जैन साहब के घर में। और अगर 2020 का केस था तो 2025 में जब वेस्ट बंगाल में चुनाव है, आज उनको सबूत मिला तो कुछ महीने और नहीं रुक जाते। दरअसल वो टीएमसी के कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, कहां से कौन कैंडिडेट लड़ेगा।